नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया घोमा। खबरों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात, जहां पर नए साल के साथ चुनावी साल भी कदम रख चुका है। नए साल के साथ की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस भी अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहली बार प्रदेश भर में जन अधिकार महारैली निकाली। रैली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। जन अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, साल और महीना बदला लेकिन राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए। भाजपा इस पर केवल राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा, आरक्षण के मुद्दे को हम जन जन तक बताएंगे। केंद्र सरकार कई मुद्दों पर अड़ंगा डाल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, न डरेंगे न झुकेंगे। वहीं रैली को संबोधित करते हुए उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल वाली रमन सरकार की दुकान बंद की, अब दिल्ली में मोदी सरकार की दुकान बंद करनी है। वहीं कांग्रेस द्वारा निकाले गए जन अधिकार रैली में कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चलेश्वर चंद्राकर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर से लगभग 65 बस और विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों के द्वारा ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी समेत लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। सभी कांग्रेस के पदाधिकारी आयुर्वेदिक साइंस कॉलेज में इकट्ठा होकर रैली निकालकर सभा स्थल पर पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता दास जी ने कांग्रेस पार्टी के जन अधिकार रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इसी तरह उपस्थिति दिखाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर का हाथ मजबूत करते रहें। उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने के लिए अभी से तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नारायणपुर की घटना के संदर्भ में भाजपा नेताओं को नारायणपुर जाने से रोके जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तानाशाही दिखाते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बैरून थाना के सामने सांसद और बस्तर भाजपा प्रभारी संतोष पांडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्य के पूर्व वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप, सांसद मोहन मंडावी और पूर्व मंत्री महेश को रोका गया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि हमारे नेताओं को नारायणपुर जाने से रोका गया। इससे प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस सरकार धर्मांतरण करने वाले लोगों के कदमों में गिर गई है। आदिवासियों का उत्पीड़न चरम सीमा को लांघ चुका है। छत्तीसगढ़ में अब आपातकाल जैसे हालात हैं। ईसाई मशीनरियों के संरक्षण करते हुए सरकार आदिवासियों को पीटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी संस्कृति को उनसे छीन रही है। धर्मांतरण करने वालों का संरक्षण कर रही है। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही भाजपा के नेताओं को अब नारायणपुर जाने से रोकने का मतलब है छत्तीसगढ़ में आपातकाल के हालात हैं। विपक्ष को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मीडिया की आवाज को भी दबाया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अब आर पार की लड़ाई करेगी। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महादेव ऐप के नाम पर अरबों रुपए लेन देन किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये सबको पता है। अरबों रुपए का लेन देन गरीब परिवारों के लोगों के खातों में ट्रांसफर करके किया जा रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बैंक नहीं गए, उनके खातों में अरबों रुपए का लेन देन किया गया है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के लेन देन के पीछे कौन है, ये समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कई बार उजागर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्ग भिलाई में कई बार उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। टीम ने जब छापा मारा तो लोग कहते हैं कि महादेव ऐप चलाने वाले विदेश चले गए हैं और वो अन्ना ऐप में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि महादेव ऐप के संचालन करने वालों का नाम समाचार पत्रों और भाजपा के द्वारा अनेकों बार उजागर किया गया। अरबों रुपए के लेन देन और इसके दुरुपयोग में छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली लोगों के साथ साथ कई लोगों की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि अरबों खरबों रुपए के लेन देन के संबंध में इस मामले में भाजपा ने ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंप दिए हैं। जांच की मांग की गई है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता और प्रदेश
कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के विरुद्ध शासन से जुड़े प्रभावशाली लोगों द्वारा इसे घिनौने कार्य में सहयोग किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और महादेव ऐप से संबंधित प्राप्त सभी जानकारी ईडी को सौंपते हुए महादेव ऐप के अरबों खरबों रुपए के लेन देन में संलिप्तता सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ में हमने ईडी से कहा कि अरबों खरबों की ये लेन देन पिछले दिनों दुर्ग से उन्होंने जानकारी भी मांगी थी। आज हमने अपनी तरफ से कुछ दस्तावेज थे, उन दस्तावेज को ईडी ऑफिस में दिए हैं। हमने कहा इस पर भी जांच की जाए। तो इधर कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक का एक ऐसा ग्राम पंचायत छिंडीडीह है जहां सैकड़ों आदिवासी परिवार आज भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव की झलक से कोसों दूर सुदूर वनांचल में रहने वाले आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। जोगी कांग्रेस के युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया कि पंडरिया क्षेत्र के दौरे के दौरान जब हम ग्राम छिंडीडीह के लोगों से मिलने पहुंचे तब वहां के निवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हमारे ग्राम में आज तक बिजली की तारें नहीं पहुंची है। इस संबंध में हम लोगों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। 4 महीने पहले स्थानीय विधायक से भी मिलकर बिजली सुविधा दिलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सड़क की मांग को लेकर 120 किलोमीटर दूर से अंतागढ़ इलाके के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में पंखनूजर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में 4 पुल की आवश्यकता है। यहां के 6 गांव के लोगों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ग्राम एदनार, मासपुर, किलानेर, मालमेटा, फुलबहरी और पड़बेटा पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण गांव में राशन की दुकान से सामग्री लाने या 108 वाहनों को बुलाकर अचानक कोई आपातकालीन सेवा लेने या गर्भवती माताओं को लाने में बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड पुलिस को शुरुआती साल में ही बड़ी सफलता मिल चुकी है। एक साथ 8 नक्सलियों के आत्मसमर्पण से कोल्हान क्षेत्र में नक्सलियों की कमर टूट गई। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सभी माओवादी शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के सदस्य हैं। मिसिर बेसरा 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी हैं, जिनमें एक सरिता सरदार का नाम शामिल है। अभियान आईजी अमूल वी होमकर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के पांव उखाड़ देने के लिए कमर कसी जा चुकी है। आज के ही दिन पिछले साल हमारे 2 जवान शहीद हुए थे। उसी चाईबासा इलाके में अब नक्सलियों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा। पिछले 3 सालों में 44 नक्सलियों को मार गिराया गया। सभी दुरांत नक्सली थे। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति का व्यापक प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है। समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक उग्रवादी जो है जयराम बोदरा, ये थानवा सोनुआ ग्राम माइलिपी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 11 कांड चाईबासा जिला में दर्ज है। सरिता सरदार ये रायजामा खरसावा की रहने वाली है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला जिला मिला के कुल 6 कांड दर्ज है। सोमवारी कुमारी, इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला मिला के कुल 2 कांड दर्ज है। मातरम अंगेरिया, ये कटम्बा गोयलकेरा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुछ 5 केस दर्ज है। तो वहीं गढ़वा जिले के सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जून महीने में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुविधा अभियान चलाया गया, जिसके तहत 17 अस्पतालों को सील किया गया। साथ ही जिला प्रशासन लगातार लोगों की समस्या को दूर करने के लिए गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले सदर अस्पताल में घटते प्रसव चिंता का विषय बन गया था, लेकिन अब आम लोगों और जिनका सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा उठता जा रहा था, वैसे लोगों को इस अभियान के तहत भरोसा जताने का पूरी कोशिश की गई
और इसमें प्रशासन पूरी तरह से सफल साबित हुआ। बता दें कि पहले लोग सरकारी अस्पताल में प्रसव ना कराकर किसी निजी क्लिनिक में जाते थे, जहां भारी भरकम खर्चा हुआ करता था, जिसे लेकर इस अभियान के तहत कई ऐसे अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पताल को रोकने में प्रशासन सफल साबित हुआ। सरकारी अस्पताल में प्रसव की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा प्रसव की उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के साथ साथ लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम करना, सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में लोगों का ट्रस्ट है उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करना, इस उद्देश्य से हम लोगों ने जुलाई महीने में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुचिता की शुरुआत की थी। और इसके तहत हम लोगों ने अब तक जैसे 17 हॉस्पिटल्स हम लोगों ने सील किए, 9 हॉस्पिटल्स पे प्राथमिकियां दर्ज की। चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो, सहिया हो, उनको हम लोगों ने सेंसिटाइज करवाया, रोस्टर सुधार किए। जो निजी अस्पतालों के साथ बैठक करके उनको क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जानकारी देके गलत तरीके से अगर वो संचालित करते हैं तो कार्रवाई की चेतावनी देके रेगुलर जो हम लोगों का चाहे सी सेक्शन के केसेस हो या रेफर के मामले हो, उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है। जैन समाज द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बीच जेएमएम ने जैन समाज को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संवेदनशील है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेद शिखर मसले पर राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया है, जबकि वो सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल बीजेपी के कार्यकाल में पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बाकायदा गजट निकालकर इसे इको टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का फैसला किया था। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने झारखंड सरकार का संबोधित गजट और केंद्र सरकार का भी गजट मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो ये फैला रही है और ये फैसला कर रही है, ये विवाद बीजेपी ने ही पैदा किया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए, वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जमा हुए और झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार ने जैन, दिगंबर, श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किया है। इसे श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के बाद यहां होटल भी खुलेंगे। इसी वजह से जैन समाज नाराज है। जैन समाज का मानना है कि इससे ये पवित्र तीर्थ दूषित हो जाएगा।
वहीं पनवेल में 18 नवंबर 2022 को पनवेल गोवा हाईवे पर एक ऑडी कार के अंदर डेड बॉडी मिली थी। उस वक्त डेड बॉडी को देखकर लग रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर उसकी हत्या करी है। पुलिस ने ऑडी कार में मिली लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त अमित ने बताया कि मृतक ने आरोपियों को कम पैसे में ज्यादा सोना देने का वादा किया था, जिसके बाद पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इस बीच जब मृतक पुणे से आरोपियों को मिलने के लिए पनवेल आया था, उसी दौरान उनके बीच कहासुनी होने लगी थी। इतने में मृतक ने अपनी बंदूक निकालकर आरोपियों को मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपियों ने उससे बंदूक छीनकर उसके ऊपर ही 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपी उसकी लाश को ऑडी कार में छोड़कर फरार हो गए थे। आरोपी भागकर नेपाल चले गए थे, तभी से उनकी तलाश पुलिस कर रही थी। अब जाकर वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी एक अबैंडन ऑडी गाड़ी में पनवेल गोवा हाईवे पे वहाँ पे पाई गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की जो टीम है पीआई रविंद्र पाटिल और उनकी पूरी टीम ने इसकी तहकीकात शुरू की। जो गाड़ी का कलर था रेड कलर, उस हिसाब से गाड़ी कौन से रूट से आई है इसकी पता जब हमने किया तब हमें पता चला ये गाड़ी पुणे से आई हुई है। उसके बाद काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस को हमने चेक किया। उसके बाद हमें जो डिसीज़ है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ और डिसीज़ पुणे का रहने वाला था और जो एक्यूज्ड है वो पनवेल के ज्यूरिडिक्शन में रहने वाले थे। वो डिसीज़ पनवेल के ज्यूरिडिक्शन में एक्यूज को मिलने आया था। इनका बेसिक ये था कि कम पैसे में ज़्यादा सोना दूंगा, गोल्ड दूंगा, इस तरीके का प्रॉमिस जो है वो डिसीज़ ने एक्यूज को किया था, जिसको चलते कुछ 5.5 लाख रुपए एक्यूज ने डिसीज़ को दिए थे। बचे हुए और 2 लाख की डिमांड जब डिसीज़ ने की तब उनकी वहाँ पे झगड़े चालू हो गए। वहीं इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फैक्ट्री में रखी 40 किलो मेटल और 150 किलो कॉपर वायर और लाखों रुपए का सामान लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है। सावे रोड पर एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ स्क्रैप मेटल पार्ट चोरी हो गए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए हैं। पुलिस को इसमें फुटेज वगैरह कुछ मिले हैं और प्रारंभिक तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ कबाड़ी टाइप के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की। इधर भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 को उमेश कुमार शर्मा और अन्य मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए सीबीआई जांच के आदेश को रोक लगा दी थी कि हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पक्ष सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। प्रदेश सरकार ने जब आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तब ये बात सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले के दूसरे पक्षकार उमेश शर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मसले का हल निकालना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी। उमेश शर्मा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि झारखंड का प्रभारी रहते उन्होंने झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति कराने के लिए उससे रिश्वत ली थी। ये रकम त्रिवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर भी कराई गई थी। इस मामले में आरोपी के बाद उमेश शर्मा के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके खिलाफ उमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।